मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हमने पढ़ना शुरू किया था श्रमिक विधियां और अपनी श्रमिक विधियों को पढ़ने के सीरीज लेक्चर्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के हमने कई लेक्चर्स पढ़ लिए थे। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कर्मचारियों को प्रतिकर किन दो आधारों पर दिया जाता है। तो हमने देखा कि या तो किसी कर्मचारी की किसी एक्सीडेंट या किसी रीजन से डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है, और दूसरी सिचुएशन में अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा होता है कि वो जीवित तो है लेकिन वो ऐसा डिसेबल हो गया है टोटली या पार्शियली, परमानेंटली या टेम्परेरी, कैसा भी हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से अगर डिसेबल हो गया है यानी कि निशक्त हो गया है, अपने लिए आजीविका कमाने में सक्षम नहीं रहा या उतनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं रहा जितना कि वो सामान्यतया अपने लिए कमाता था। तो इन दो स्थितियों में ये अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, प्रतिकर प्रोवाइड करता है और उस एम्प्लॉय को और उसके डिपेंडेंट्स को के जीवन के स्तर को बनाकर रखता है। इसके बाद हमने बात की थी अपने लेक्चर में, हमने डिपेंडेंट को और डिसेबलमेंट को अच्छी तरीके से समझा था। उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर वो लेक्चर्स देखे होंगे। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 3 की, जिसको हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा था कि वो क्या सिचुएशन है जहां पर एक कर्मचारी है वो अपने नियोजक से, एम्प्लॉयर से कंपनसेशन पाने का अधिकार रखता है, और वो साथ में हमने वो स्थितियां भी देखी जिनमें एक नियोजक अपने कर्मचारी को जिसको कोई डिसेबलमेंट हुआ है, जो कि किसी भी हालत में मृत्यु या स्थायी पूर्ण निशक्तता नहीं होनी चाहिए, किन स्थितियों में कोई भी प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इतनी चीजों को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, उससे आपको वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आज हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की। हम देखते हैं कि सेक्शन 3 जब बात करता है कि एम्प्लॉयर की प्रतिकर देने के लिए दायित्व, यानी जो भी नियोजक है वो प्रतिकर देने के लिए दायी होता है, तो हम पाते हैं कि प्रतिकर देने के भी दो आधार होते हैं। एक तो एक्सीडेंट, जिसमें हम कहते हैं कि किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना घट गई है इन द कोर्स ऑफ वर्क, काम में नियोजन के दौरान और नियोजन से, कि उस व्यक्ति को एक्सीडेंट के कारण जो भी डिसेबलमेंट हुआ है या उसकी डेथ हुई है, तो जो भी नियोजक है वो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा भी एक ग्राउंड सेक्शन 3 ही बताता है, वो ग्राउंड है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का, यानी कि ऐसे रोग जो कि उपजीविका जन्य रोग हैं, यानी कि वो उस काम को करने के दौरान हो जाते हैं सामान्यतया। उन रोग की ऐसा नेचर है कि वो इस तरीके का काम करने से हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जहाँ रुई धुलने का काम होता है तो वहाँ रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सांस लेने की समस्या से संबंधित रोग हो जाना एक आम बात मानी जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है उद्योगों के अलग अलग रोग होते हैं जो कि उस काम को करने के कारण हो जाया करते हैं। तो अगर कोई दुर्घटना नहीं घटी है लेकिन स्थिति क्या है, व्यक्ति किसी तरीके की उपजीविका जन्य रोग का शिकार हो गया है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा कि उसे एम्प्लॉयर के थ्रू पूरा कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि इस एक्ट में बताया गया है उस तरह से। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उपजीविका जन्य रोग की या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस पढ़ने के लिए, एक आपकी समझ के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ रोग ऐसे हैं, आपका ये जो उपजीविका जन्य रोग है ये आपका शेड्यूल 3 के अंतर्गत बताया गया है, जो आपका अनुसूची 3 है उसके अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है अनुसूची 3 को, A, B एंड C। तो ये जो A, B एंड C है उसी के ग्राउंड पे ये 3 तरीके के हो जाते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। सबसे पहले टाइप में जिस एम्प्लॉयर में हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पैराग्राफ में इसके बारे में ही दिया गया है, तो इसको 3 टाइप में मेनली हम डिवाइड कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही कंपनसेशन दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि आपके सेक्शन 3 में जो उपजीविका जन्य रोग है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, उसके बारे में क्या कहा गया है। बात करते हैं कि यदि अनुसूची 3 के भाग का
मैंने पहले आपसे कहा कि शेड्यूल 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बताया गया है कि भाग का में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी को ऐसा कोई रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टता होने वाले उपजीविका जन्य रोग के रूप में उस भाग में विधिनिष्ठ है। या यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जितना हमने पढ़ा कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले अनुसूची 3 के भाग का में जो भी नियोजन बताए गए हैं और जो भी बीमारियां बताई गई हैं उनके बारे में, यानी कोई व्यक्ति अनुसूची 3 के भाग का में बताए गए किसी भी नियोजन में नियोजित है और उसे कोई ऐसा रोग हो जाता है जो आपकी इसी अनुसूची के इसी भाग का में उपजीविका जन्य रोग के रूप में बताया गया है, उस स्थिति में। या फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिस नियोजक की सेवा में कर्मचारी अनुसूची 3 के भाग खा में विधिनिष्ठ है। सबसे पहले हमने पहला देख लिया, अनुसूची 3 के भाग खा में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में 6 माह से अन्यून निरंतर कालावधि के लिए, जिस कालावधि में किसी अन्य नियोजक के अधीन उसी ढंग से नियोजन की सेवा में कालावधि सम्मिलित नहीं होगी, नियोजित रहा है। उस नियोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टता होने वाले उपजीविका जन्य रोग के रूप में उस भाग में विधिनिष्ठ है। यानी कि यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे इन्होंने बात किया है, मेनली इसमें जो आपको देखना है वो ये है कि 6 महीने तक उसी एक ही ऑक्यूपेशन में उसे काम करना चाहिए। जबकि यहाँ पर हमने पहले पार्ट में किसी भी तरीके का समय की बाध्यता नहीं देखी थी, पर हम देखते हैं कि अनुसूची 3 के भाग खा में विधिनिष्ठ किसी भी नियोजन में अगर कोई एम्प्लॉयर 6 महीने से मतलब 6 महीने या उससे ज्यादा अवधि के लिए, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, के लिए लगातार काम करता है, उस बीच में वो किसी और नियोजन में काम नहीं करता है और उस स्थिति में अगर वो अनुसूची 3 के भाग खा में बताए गए किसी रोग का शिकार हो जाता है, किसी रोग से पीड़ित हो जाता है, तो उस स्थिति में भी उसको कंपनसेशन की बात की गई है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनुसूची 3 के भाग ग में पहले बात किया था कि 3 पार्ट में हम इसे पढ़ सकते हैं, तो भाग ग में बताया गया है, में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में कर्मचारी को एक या अधिक नियोजन की सेवा में ऐसी निरंतर कालावधि के लिए जैसी कि हर एक नियोजक के बारे में केंद्रीय सरकार विधिनिष्ठ करे, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस नियोजन में विशिष्टता होने वाले उपजीविका जन्य रोग के रूप में उस भाग में विधिनिष्ठ है। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी रोग ऐसे हैं जो कि ऐसे नियोजन में लगने के कारण जो अनुसूची 3 के भाग ग में जो नियोजन बताए गए हैं उस नियोजन में लगने के कारण होते हैं और कर्मचारी ने क्या किया है, उसी नियोजन में है, यानी कि भाग ग में बताए गए नियोजन में से है, लेकिन वो एक में या एक से अधिक नियोजनों में सेवा में निरंतर कालावधि के लिए वो लगा रह सकता है, जैसे कि इसके लिए कालावधि कितनी होगी जो केंद्र सरकार विधिनिष्ठ करे। यहाँ हमने साफ साफ देख लिया था 6 महीना, यहाँ पे कोई बताई नहीं गई है, केंद्र सरकार जितनी बताए उतने समय के लिए लगा हुआ है और उसे कोई ऐसा रोग हो जाता है जो उसमें बताया गया है कि ये यहाँ पर हो सकता है, यानी सूची 3 के भाग ग में इस नियोजन में ये उपजीविका जन्य रोग हो सकता है, ऐसा कोई रोग का वो शिकार हो जाता है। तो उस स्थिति में अब हम देखते हैं यहाँ से आपका कि मान लेते हैं इन तीनों में से कोई स्थिति खड़ी हो गई है, ऐसा हुआ है कि व्यक्ति जो आपके शेड्यूल 3 के पार्ट ए में या शेड्यूल 3 के पार्ट बी में या शेड्यूल 3 के पार्ट सी में बताए गए नियोजन और बताए गए उपजीविका जन्य रोग से यदि ग्रसित हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तुम देखते हैं उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा क्षति है। हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर कोई दुर्घटना घटती है और उससे कोई क्षति कारित होती है तो क्या होगा, एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होगा। और यहाँ पे क्या करें, अगर उस तरीके से कोई रोग लगने के बारे में अगर ऐसा कोई रोग लग जाता है तो ये समझा जाएगा कि वह उस धारा के अंतर्गत दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में समझा जाएगा कि वह नियोजन से और उपक्रम के में उद्भूत हुई है। यानी कि हम बेसिकली क्या समझ के चलेंगे कि वो उसी नियोजन से हुई है और काम करने के दौरान ही हुई है, या ये जो उपक्रम ये उसके अनुक्रम है, इन द कोर्स ऑफ वर्क ही वो रोग लगा था, यानी कि वो दुर्घटना घटित हुई है। हम रोग को क्या कह रहे हैं, हम ऐसा मानेंगे कि वो दुर्घटना के द्वारा हुई क्षति है और ये भी मानेंगे कि उसी नियोजन से इन द कोर्स ऑफ वर्क ही वो क्रिएट हुई है।
और ये चीज तो हमने ऊपर ही देख ली थी कि जब भी कभी ऐसा होगा, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, यदि कर्मचारी को अपने नियोजन से और पहले नंबर पे ये बात पहले हमने कर ली, नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति कारित होती है, वहां नीचे भी यही बात की थी। तो इस अध्याय में उपबंधों के प्रतिकर का देनदार होगा, जो भी है। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि उसे हम क्या मानेंगे कि वो एक दुर्घटना से हुई क्षति है। उस स्थिति में क्या है, नियोजक कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरह से बाध्य होगा। अब हम देखते हैं कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे परंतु यदि यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी को अनुच्छेद 3 के भाग ग में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग जो उस नियोजन में विशिष्टता होने वाले उपजीविका जन्य रोग के रूप में भाग में विधिनिष्ठ है, ऐसी निरंतर कालावधि के दौरान लग गया है जो उस नियोजक की उपधारा के अधीन विधिनिष्ठ कालावधि से कम है। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहली चीज कि मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया था कि यहाँ पर 1 साल का समय, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि अगर 1 साल के तक कोई व्यक्ति इस फील्ड में एम्प्लॉयड रहेगा तो हम मानेंगे कि उसे रोग लगा है, तो उस स्थिति में मानेंगे कि एक दुर्घटना है और उसे उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज क्या कह रहा है ये भाग कि यदि जो कोई भाग ग में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजन की सेवा में रहने के समय ऐसा कोई रोग जो कि नियोजक में विशिष्टता उपजीविका जन्य रोग के रूप में भाग ग में विधिनिष्ठ है, ऐसी निरंतर कालावधि के दौरान लग जाता है जो उस नियोजक, यानी एक नियोजक की बात कर रहे हैं, के लिए इस उपधारा के अधीन विधिनिष्ठ कालावधि से कम है। हम मान लेते हैं कि इसमें हमने पहले बात की कि एक या अधिक नियोजक के पास रहा है, तो जो ये मिस्टर ई है एम्प्लॉय, ये जो मिस्टर ई हैं, ये क्या करते हैं कि ये 1 साल में 1 साल का टाइम डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, और इन्होंने क्या किया है कि मिस्टर ए की फैक्ट्री में भी काम किया है कुछ दिन तक, फिर कुछ दिन तक मिस्टर बी की फैक्ट्री में काम किया है, फिर कुछ दिन तक मिस्टर सी की फैक्ट्री में भी इन्होंने काम किया है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने काम किया, यहाँ पर इन्होंने 6 महीने काम किया, फिर यहाँ पर भी इन्होंने जो है मान लेते हैं कि 4 महीने काम कर लिया, और मिस्टर सी की फैक्ट्री में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इन्हें अभी काम करते समय 3 महीने हो गए। अब हम क्या पाते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 साल का टाइम पीरियड डिसाइड किया था, और मिस्टर सी की कंपनी में जब ये 3 महीने काम इन्होंने किया तो सिचुएशन में क्या हुआ, इन्हें एक उपजीविका जन्य रोग हो गया। तो इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी नियोजक में के लिए उपधाराधीन के जितने समय बताया गया था उससे कम समय हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह रोग उस नियोजन या उसके अनुक्रम में उद्भूत हुआ है। ये तो पक्का है कि वो रोग हुआ कैसे है, उसी नियोजन से और उसके अनुक्रम में हुआ है, यानी कम समय तो है लेकिन इससे हुआ है। तो ऐसे रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अंतर्गत दुर्घटना द्वारा कारित क्षति है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयर के लिए जितना समय डिसाइड किया गया था, अगर उससे कम समय में भी उसे वो हुआ है, जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल और लोगों के पास भी उसने काम किया था, बाद में वहां पर वो आया है काम करने, उतना टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है जितना कि बताया गया था, लेकिन उसे वो रोग हो गया है और रोग उससे वो हुआ है उसी नियोजन के कारण ही, काम करने के दौरान ही हुआ है, तो फिर हम क्या मानेंगे कि वो भी क्या है, एक दुर्घटना द्वारा कारित क्षति है। और जब दुर्घटना द्वारा कारित क्षति होती है तो हमने देखा कि आपका अनुच्छेद आपका सेक्शन 3 क्या कहता है कि वो एक जो है ऐसा विषय है जिस पर एक नियोजक अपने कर्मचारी को जिसे नुकसान हुआ है कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि कोई कर्मचारी जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में किसी नियोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजकों के अधीन उस नियोजन के लिए इस उपधारा के अधीन नियोजित निरंतर कालावधि की सेवा की है और उसे ऐसी सेवा की समाप्ति के पश्चात कोई ऐसा रोग लग जाता है। यानी अब हम इस सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि या तो उसने भाग ख में बताए गए किसी नियोजन में या भाग ग में बताए गए किसी नियोजन में एक या अधिक नियोजक के बीच में उसने काम किया है, और अब क्या हुआ है, उसने सेवा की और ऐसी सेवा जब उसने समाप्त कर दी,
समाप्ति के पश्चात उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है, यानी ड्यूटी तो खत्म हो गई, जो काम करता था वहां से वो रिटायर हो गया या उसने छुट्टी ले ली, ऐच्छिक ले ली, अब वो वहां काम नहीं करता, फिर भी जो उस नियोजक में विशिष्टता होने वाले उपजीविका जन्य रोग के रूप में बताया गया है वैसा कोई रोग हो गया है उसे, तो भाग ग या उक्त भाग ख में विधिनिष्ठ है और या ऐसा रोग उस नियोजन से उद्भूत हुआ है। यानी ये बात है कि उसको जो रोग लगा है वो कैसा है, उसने क्या किया, जॉब छोड़ दी है, उसके बाद उसे रोग लगा है, लेकिन रोग कैसा लगा है, जैसा भाग ख में बताया गया है या भाग ग में बताया गया है, ऐसा कोई रोग लगा है और वो रोग उसे उस नियोजन से उद्भूत हुआ है, यानी उसने जब वहां पे काम कर रहा था उसी नियोजन से उसे उद्भूत हुआ है, उस तरीके का काम करने से ही वो रोग होता है। तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना से हुई क्षति है। और जब भी हम ये कहेंगे कि वो इस धारा के अंदर दुर्घटना से हुई क्षति है, तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि दुर्घटना से हुई क्षति के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होता है। यानी कि इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि व्यक्ति ने जॉब तो छोड़ दी, उसके बाद उसको पता चला कि उसे कोई रोग हो गया है, तो सिचुएशन में भी उसे क्षति प्रोवाइड की जाएगी, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अगली सिचुएशन की। यदि अनुसूची 3 के भाग ग में विधिनिष्ठ किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को उस नियोजन में विशिष्टता होने वाला कोई ऐसा उपजीविका जन्य रोग लग गया है जिसके लगने के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस धारा के अर्थ के अंदर दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और ऐसा नियोजक एक या अधिक नियोजकों के अधीन था, तो नियोजक प्रतिकर का ऐसा अनुपात में संदेह करने के लिए दायी होंगे जैसा आयुक्त परिस्थितियों में न्याय संगत समझे। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है ये, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी। बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया कि जो मिस्टर ई है एम्प्लॉय जी, इन्होंने इस बार 1 साल का टाइम गवर्नमेंट डिसाइड किया था। इन्होंने मिस्टर ए की फैक्ट्री में भी काम किया, मिस्टर बी की फैक्ट्री में भी काम किया, मिस्टर सी की फैक्ट्री में भी काम किया और मिस्टर डी की फैक्ट्री में भी काम किया। और इन्होंने काम कितना किया, 4 महीने मिस्टर ए के पास काम किया, 4 महीने मिस्टर बी के पास काम किया, जो है 4 महीने मिस्टर सी के पास काम किया और 4 महीने मिस्टर डी के पास काम किया। और इन्हें कोई उपजीविका जन्य रोग हो गया जिस समय ये मिस्टर डी के पास काम कर रहे थे। अब हम क्या मानेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा कंपनसेशन मिस्टर डी देंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका सेक्शन बात करता है कि ऐसा को यहाँ पे दुर्घटना या नियोजन से अधिक नियोजन के अधीन था, तो सब नियोजक, जितने भी नियोजक हैं, यानी ABCD, एक सेकंड थोड़ा सा फैल गया, बात करेंगे कि सब नियोजक प्रतिकर का ऐसे अनुपात में संदाय करने के लिए दायी होंगे जैसा आयुक्त परिस्थितियों में न्याय संगत समझे। यानी कि सारा जितना प्रतिकर होगा मिस्टर डी नहीं देंगे, बल्कि क्या होगा, ऐसा होगा कि जितना भी प्रतिकर है उसका 25% मिस्टर ए देंगे, 25% मिस्टर बी देंगे, 25% सी और 25% डी देंगे। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने टोटल प्रतिकर को उसके अनुपात में बांट दिया। जैसा भी कौन डिसाइड कर रहा है, आयुक्त डिसाइड कर रहा है। यानी जैसा भी इस एक्ट का जो आयुक्त नियुक्त किया जाएगा वो जैसे जिस अनुपात में डिसाइड करेगा उस अनुपात में दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने सबको इक्वल टाइम में बांटा था, 4 महीने, इसलिए मैंने बहुत इजीली 100% को 4 में बांट दिया, 25% क्या दिया। लेकिन ऐसा भी संभव है कि अभी मिस्टर डी के पास वो व्यक्ति बस आया ही था, सिर्फ 1 ही महीने उसने यहाँ पे काम किया और इसके पहले उसने जहाँ पे काम किया, मान लेते हैं कि इन लोगों के पास नहीं बल्कि सिर्फ एक जगह उसने और काम किया है, मिस्टर सी के पास, और मिस्टर सी के पास उसने पूरे टाइम काम किए, यानी कि 11 महीने उसने मिस्टर सी के पास में काम किया और 1 ही महीने अभी उसे हुआ है आए मिस्टर डी के पास में और उसको उपजीविका जन्य रोग हो गया है। तो उस सिचुएशन में मिस्टर डी 25% तो नहीं देंगे, उस सिचुएशन में जाहिर तौर पे मिस्टर डी कितना देंगे, सिर्फ 10% के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से ये अनुपात निकाला जाएगा कि कितनी दिन सेवा की है, कितने दिन वहां वो नियोजित रहा है, इसके आधार पर। उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कठिन थी, कोई विशेष कठिन नहीं थी कि आपको बहुत दिक्कत आए। तो
ये हमने देख लिया कि कौन देगा, कौन डिसीजन कौन देगा प्रतिकर का, तो आयुक्त देगा, और किस अनुपात में देना होगा। जहां पर स्पेशली ये ध्यान दीजिएगा भाग गा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही बात करते हैं कि एक या ज्यादा नियोजन में लगे हो सकते हैं, उस सिचुएशन में अनुपात में संदाय होगा। अगली बात करते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी वर्णन में नियोजन को ऐसा करने के आशय से कम 3 महीने की नोटिस, यानी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को, कि ये नियोजन जो है इसे इस एक्ट में इसके अंतर्गत शामिल कर लेना चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, 3 महीने की नोटिस देंगे, और उसके बाद जो है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा के पश्चात अनुसूची 3 में उसको शामिल कर देंगे कि ये वाला जो नियोजन है, ये वाला नियोजन भी खतरनाक है, इस नियोजन से इस तरह की बीमारी हो जाती है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस नियोजन में काम करेगा, अगर उसे उस तरीके की बीमारी हो गई तो हम मानेंगे कि उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो हमने इसको शॉर्ट में देख लिया कि जोड़ सकेंगे, जोड़े गए नियोजन को उन लोगों को जो बता दिया जाएगा, हमने इसे वैसे ही देख लिया। आगे बात करते हैं उपधारा 2, 2 का और 3 जिन्हें हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी रोग के लिए कोई भी प्रतिकर कर्मचारी को तब तक संदेह ना होगा जब तक रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा या किसी विशेष क्षति के कारण से प्रत्यक्षता हुआ नहीं माना जा सकता। यानी कि जिन बातों को बता दिया गया है शेड्यूल 3 के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, वो बातें तो हम मानेंगे डायरेक्टली कि हाँ अगर ये रोग हो गया है, इनमें से कोई भी हो गया है तो उसे वो कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि उसको हम दुर्घटना से ही क्षति मानेंगे। लेकिन अगर जो है उत्पन्नित के सिवाय कोई और ही रोग हो गया है तो फिर तब तक उसको क्षति पूर्ति करने के लिए एम्प्लॉयर जो है ड्यूटी नहीं बनेगी उसकी, जब तक ये बात साबित नहीं कर दी जाती है कि उस तरीके की बीमारी प्रत्यक्ष रूप से उसी नियोजन में काम करने के कारण ही जो है उत्पन्न हुई है, तब तक उसे कोई कंपनसेशन देने के लिए एम्प्लॉयर बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, यदि कर्मचारी ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी क्षति के लिए नुकसानी का कोई वाद संस्थित किया है, तो इसमें की गई किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वो कर्मचारी को इस क्षति के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और किसी क्षति के लिए कर्मचारी द्वारा किसी विधि न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई वाद न चल सकेगा। ये ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब यदि उसने क्षति के बारे में प्रतिकर का कोई दावा आयुक्त के समक्ष संस्थित कर दिया है, यानी उसने पहले ही क्या किया है, आयुक्त के पास कोई दावा पहले से ही संस्थित कर दिया है। उस सिचुएशन में क्या होगा, सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं चलेगा। अगर उसने पहले आयुक्त के पास कर दिया था फिर गया है सिविल न्यायालय में करने के लिए, तो उसे सिविल न्यायालय कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। यदि उस क्षति के लिए प्रतिकर के संदाय के उपबंध में कोई करार कर्मचारी और नियोजक के बीच में हो गया है, यानी कि 2 सिचुएशन हमने देखी। एक तो क्या है कि आयुक्त के पास पहले से ही केस फाइल कर दिया गया है तो सिविल न्यायालय नहीं काम करेगा। दूसरी चीज क्या है कि कर्मचारी और नियोजक के बीच में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई जो है दोनों के बीच में करार हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। अब इस उपबंधों के अनुसार कोई भी, आप सोचेंगे ऐसे तो एम्प्लॉयर कुछ भी जो है सहमत करा लेगा, कोई भी करार कर लेगा तो सिचुएशन में तो एम्प्लॉय का नुकसान हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। इन्हें पहले ही बात कर दिया गया है इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यानी कि इस अधिनियम में जिस तरीके से कंपनसेशन देने की बात की गई है उस तरीके का कोई कंपनसेशन देने को कोई तैयार हो गया है, तो उस स्थिति में भी सिविल न्यायालय में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब हम अभी इस अधिनियम को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनसेशन की अमाउंट डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतिकर की बात का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग मेरे साथ में मेरे पढ़ाने की भाषा शैली से, मेरे तरीके से सब्जेक्ट को समझ पाते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।